हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो हमारे संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, भाग एक। इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं, अपनी संविधान सभा के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं, प्रस्तावना मैं आपको करा चुका हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, भाग एक के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। किसी भी प्रकार के डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमको पता लग रहा है कि क्या डाउट है, क्या क्वेरी है, हम उनको सोल्व आउट कर देंगे। उसके बाद अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले आप सबको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो शुरू करें, चलिए। अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो पार्ट वन है हमारा, भाग एक। भाग एक, देखिए इसके जो भाग एक है, यहां से हमारे दो तीन क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहां से? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाग एक में भारत को क्या कहा गया है। उससे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि भाग एक का नाम क्या है। जो हमारा भाग एक है संविधान का, उसका नाम क्या है? तो नाम है इसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि भाग एक में या भाग एक का नाम क्या है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेगा यहां से कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल भाग एक में है। तो हम बात करेंगे अगर आर्टिकल की, तो अनुच्छेद से एक से लेकर अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो हमारे भाग एक में आते हैं। तो टोटल कितने अनुच्छेद में हमारे भाग एक में? 4 अनुच्छेद, 4 आर्टिकल्स हमारे भाग एक में है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब जो बात करते हैं हम, एक जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं भाग एक के, और विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करें अगर हम अनुच्छेद एक की, अनुच्छेद एक आपका क्या है? अनुच्छेद एक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद एक में क्या लिखा है? देखिए सिंपल सी बात लिख दी गई है अनुच्छेद एक में, क्या? भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ मतलब देखिए, हमारा जो भी इंडिया है, ये हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बने हुए हैं, राज्य बने हुए हैं, जिसमें हमारे 28 राज्य हैं हमारे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या है? देखिए, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, ये कहां पर लिखा गया है? अनुच्छेद एक में लिखा गया है। आपको यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्या लिखा गया है एक में? भारत राज्यों का संघ होगा। इतना आपको क्लियर है? चलिए अब हम बात करें अनुच्छेद एक में क्या क्या लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अनुच्छेद एक क्या परिभाषित करता है। अनुच्छेद एक जो है वो दो बातें परिभाषित करता है। क्या? पहला, भारत का नाम, भारत का नाम कि भारत का क्या नाम होगा, पहली बात तो यह परिभाषित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी होगी, मतलब नेचर ऑफ द कंट्री, हमारे देश की प्रकृति कैसी होगी। बात करें प्रकृति की, देखिए भारत का नाम, अनुच्छेद एक में भारत का नाम क्या कहा गया? भारत भी कहा गया, इंडिया भी कहा गया। आपसे पूछ सकता है कि भारत का नाम क्या है, या अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया। आपको ऑप्शन दे देगा, भारत, इंडिया, भारतवर्ष या हिंदुस्तान। तो भारत और इंडिया दोनों कहा गया है। तो भारत के नाम क्या हो गए? एक तो भारत हो गया और एक
इंडिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रकृति की, नेचर की। देखिए जो भारत होगा ये एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ मतलब, अच्छा मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं। देखिए हमारे यहाँ पे 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मिलकर हमारा देश बनता है भारत। ऐसे अमेरिका में छोटे छोटे स्टेट बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का निर्माण करती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का निर्माण करती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार का निर्माण नहीं कर सकती। सिंपल सी बात समझ में आई आपको। एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, हमारे यहां केंद्र सरकार राज्य सरकार का निर्माण करती है, ना कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का। तो हमारे यहां पे जो चलेगी राज्य सरकार की चलेगी, केंद्र सरकार की चलेगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी। इतना बात क्लियर हो गया आपको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या क्या आता है। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। क्या आता है? राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उसके बाद अर्जित किए गए प्रदेश, क्या? अर्जित प्रदेश। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज में दे दूं। देखिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो कुछ देसी रियासतें थी, जैसे रियासत रजवाड़े। एग्जांपल मैं आपको दूं जूनागढ़ की, हैदराबाद की, और आपका जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की, जैसे 3 रियासतें थी। ऐसे और बहुत सारी रियासतें थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। क्या? जो रियासतें थी उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। क्या? या तो आप भारत में जा सकते हैं, या आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ये 3 बातें आपको मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई भी किसी का डाउट नहीं छोड़ूंगा। चलिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में, आर्टिकल 2। आर्टिकल फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, यहां से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपका ये डिटेल्स क्लास चल रही है, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसमें क्या हो गया, जो आपका प्रदेश है, प्रदेश को विलय करने की जो शक्ति है वो इसमें है, अनुच्छेद 2 में। तो आप सिंपल से कह सकते हो कि जो दूसरा प्रदेश है, बाहरी जो प्रदेश है, उसको विलय करने की शक्ति, मतलब आपको किसी को विलय करना है, भारत के अंदर कोई चीज मिलानी है, उसके प्रदेश में मिलाना है, किसी को विलय करना है, तो आप आर्टिकल 2 यूज करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि संसद कानून बनाकर विलय कर सकती है। जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा इस विषय में। मान लो कि आपको भारत में किसी चीज का या किसी क्षेत्र का विलय करना है, तो उसको विलय करने के लिए क्या होगा, संसद हमारा कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? कानून जो संसद बनाएगा। संसद में आपका, अच्छा कोई संविधान संशोधन में या कानून बना हुआ है, राज्यसभा या लोकसभा में सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है, तो आपका संसद जो है वो कानून बनाएगा। संसद में 3 पार्ट होते हैं, संसद 3 पार्ट से मिलकर बनी है। सबसे पहला लोकसभा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंग संसद का नहीं है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है। ठीक है भैया, आपको याद रह जाएगा ये। चलिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट बातें क्या लिख दी गई है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 3, अब आपको क्या करना है, नए राज्य का गठन करना है, या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, या किसी भी राज्य का आपको नाम बदलना है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी?
उसको लिखा गया है अनुच्छेद 3 में। मान लो जैसे उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा में आपको परिवर्तन करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम चेंज करना है, दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या, इसकी जो आपको या इससे कोई अलग राज्य बनाना है आपको। जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, आपको इसमें से नया राज्य गठित करना है, एक और राज्य बनाना है। तो जो इसकी प्रक्रिया है वो आपका अनुच्छेद 3 में होगी। लेकिन क्या इसके लिए उस राज्य से पूछा जाएगा? मान लो आपको उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना है या नाम में परिवर्तन करना है, मैं सिंपली मानता हूं उत्तर प्रदेश का आपको नाम या सीमा में परिवर्तन करना है, तो क्या उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा या नहीं? आपसे मेरा यह प्रश्न है। देखिए बात करें, जी बिल्कुल पूछा जाएगा। उसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल से पूछता है और उस पूछने के लिए उसकी एक अवधि, उसका एक टेन्योर, कार्यकाल निश्चित करता है कि इतने समय में आपको अपना उत्तर देना अवश्य है। मान लो कि उत्तर प्रदेश में ये यूपी है मेरा और इसका मेरे को सीमा में परिवर्तन करना है, मान लो सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल, जो यूपी का विधानमंडल है, उससे पूछेगा कि आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। उसका जवाब लेने के लिए कार्यकाल भी निश्चित होगा, उसका एक टाइम पीरियड सेट कर देगा कि इतने समय में आपको अपना रिप्लाई देना है। तो आर्टिकल 3 आपको समझ में आया या नहीं, ये बताइए। क्या लिखा है आर्टिकल 3 में? सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्य का गठन करना हो, उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है। बशर्ते राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से पूछता है और उसका उत्तर लेने के लिए एक समय अवधि निश्चित करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में, आर्टिकल नंबर 4। भाग 1 में हमारे 4 आर्टिकल है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। 3 आर्टिकल मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए, फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती हैं तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर दूंगा। चलिए भैया, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 में लिखा यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्या लिख दिया कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। जो हमारा संविधान संशोधन होता है वो 368 के अंतर्गत होता है। मतलब ये सिंपल सी बोल दिया गया कि जो भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होंगे वो अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। कहां पे बोल दिया? अनुच्छेद 4 में। तो अब हम बात करें तो फिर अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता दूं ये 368 क्या है? संविधान संशोधन से। तो बेसिकली जब हमारा बात करें संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है उसके बारे में अगर हम पता चल जाए तो हम आर्टिकल नंबर 4 को और अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। तो ये देखिए, बेसिकली 3 प्रकार से हमारा संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तो 2 प्रकार से होता है, लेकिन जो बेसिकली बात करें संविधान संशोधन की वो 3 प्रकार से होता है। तो जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले, उसके बाद मैं समझाऊंगा संविधान संशोधन, क्योंकि वर्ड आया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे।
आपको ये जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगर हम बात करें अपने संविधान संशोधन की, तो थोड़ा सा मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड आया है आर्टिकल 368। तो लिखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अगर भी सिंपल सी बात हो तो संविधान संशोधन हमारे 3 पार्ट में कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो करेंगे सामान्य, सामान्य, उसके बाद विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष प्लस 1/2 या आधे राज्यों का अनुमोदन। तो हमारे जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो सामान्य होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, एक होता है विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। 3 प्रकार से होता है। लेकिन जो 368 है, 368 आर्टिकल अनुच्छेद 368 जो है वो केवल 2 प्रकार से संशोधन होता है, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो हमारे अब आपको समझ में आ गया, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो आएंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे। यहां पे आपको समझ में आया होगा, मैंने इसी के लिए आपको लिखा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत आता है वो सामान्य होता है, लेकिन जो 368 के अंतर्गत आता है वो विशेष बहुमत पे 1 नंबर, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन होगा। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 2A, इसको जोड़ा गया कब? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। एक नया राज्य जोड़ा गया, एक वर्ग बनाया गया शहर राज्य, शहर राज्य एक वर्ग बनाया गया नया, और इस वर्ग के अंतर्गत एक राज्य जोड़ा गया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 2A 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में जोड़ा गया, एक नया वर्ग बनाया गया, शहर राज्य वर्ग बनाया और सिक्किम को जोड़ा गया। उसके बाद एकदम 1 वर्ष पश्चात, कब? 36वां संविधान संशोधन, जो अगला संविधान संशोधन हुआ 36वां संविधान संशोधन, कब? 1976 में। 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा इस आर्टिकल को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो आपसे ये थोड़ा सा अपवाद है, ये मैंने आपको थोड़ा बताया कि यह ना तो सामान्य बहुमत से था, ना विशेष बहुमत से था, ना विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन था। तो कैसे बना गया? संविधान संशोधन द्वारा एक वर्ग जोड़ा गया, शहर राज्य वर्ग, आर्टिकल 2A, और 35वां संविधान संशोधन था, कौन सा राज्य जोड़ा गया? सिक्किम। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ और ये 2A को समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इतनी बात सिंपल आपकी समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा और, मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, थोड़ा डीप में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। 1-2 केस होते हैं, जैसे गोलकनाथ वर्सेस भारत राज्य, एक पहला केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट केस हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले पढ़ेंगे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। अच्छा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में क्या हुआ? 1967 का यह मामला था। कब का? 1967, 1967।
1967 का ये मामला था। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि संविधान के जो मौलिक अधिकार है संसद उसमें चेंज नहीं कर सकती। संसद है हमारी, मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश दिए। उसके जस्ट कुछ दिन बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का एक केस आया। उसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो मौलिक अधिकार में नहीं, संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह आधारभूत संरचना का उल्लंघन ना करे। अब आधारभूत संरचना का उल्लंघन ना करे, ये उसमें साफ तौर पर लिख दिया है। तो हमारी जो संसद है वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, बशर्ते उसे हमारे जो संविधान की आधारभूत संरचना है उसका ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने कोई संविधान संशोधन का विधेयक लोकसभा में रखा, राज्यसभा में रखा। देखिए कोई भी विधेयक जो अध्यादेश जो है वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में रखा जाएगा केंद्र सरकार का। आपने रखा, उसके बाद वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर संविधान संशोधन आप कर रहे हैं, आपने लोकसभा से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया, उसके बाद आपने उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो मुझे ये बताओ क्या राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि हमारा जो संविधान संशोधन आया है क्या उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है या नहीं? मेरा प्रश्न आपसे है कि उसको वापस पुनः विचार के लिए भेज सकता है या नहीं? देखिए 24वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1970 में। 24वां संविधान संशोधन 1970 में। चौबीसवां संविधान संशोधन 1976 सॉरी 1970। 24वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, हमारे जो राष्ट्रपति है उनकी जो है शक्ति निश्चित कर दी गई, निश्चित मतलब फिक्स कर दी गई कि अगर संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास पहुंच गया पारित होने के लिए तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसको अपने कंपलसरी साइन करने ही करने होंगे, उस पर कोई विचार के लिए दोबारा भेज नहीं सकता। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद पहुंचा आपका राष्ट्रपति के पास, तो क्या होगा, राष्ट्रपति इसको अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा, मतलब इसे पुनः विचार के लिए पर नहीं भेज सकता। कब? 24वां संविधान संशोधन 1970 में राष्ट्रपति की शक्तियां निश्चित कर दी गई। आपको यह याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। देखिए आर्टिकल तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो वाद होते हैं उनके केस होते हैं, जो से क्वेश्चन बन सकता है वो आपको याद करना है। अब आर्टिकल आपसे 3 पूछ लिया, आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, आर्टिकल 1 किससे संबंधित है, आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, ये आपको कोई भी बता देगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल रट के बैठे हुए हैं, एक एक आर्टिकल 395 के 95 आर्टिकल उनको सब आर्टिकल सहित, इसमें कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं उनको सहित उनके एक एक याद है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वीक पॉइंट कहां पे यूज करना, कहां पे मिलता है, उनके संविधान संशोधन में, उनके केस में, उससे रिलेटेड केस जो है आपसे पूछ लेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियां निश्चित कर दी गई, 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1970 में। तो इस प्रकार पढ़िए, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है आप मेरे से पढ़िए, पर यह है कि आप जहां पे पढ़िए आप अच्छा पढ़िए, आप खुद देखिए, आपको अच्छे गलत की नॉलेज होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आपको पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। उसके लिए आपको खुद जज करिए क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बेकार है। तो मेरा ये मानना है पढ़िए, जहां से भी पढ़िए अच्छा पढ़िए। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूं। देखिए जो संविधान संशोधन है हमारे जो है 2 सदन है, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है मेरे पास। अब मेरे को संविधान संशोधन रखना है, आपसे पूछ लेगा कि संविधान संशोधन कौन से सदन में रखा जाता है, लोकसभा में
राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, या राष्ट्रपति के पास? चार ऑप्शन मिल गए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान संशोधन है वो आप किसी भी सदन में रख सकते हैं, या तो लोकसभा में रख सकते हैं पहले, या राज्यसभा में रख सकते हैं, लेकिन पास आपको दोनों सदन से कराना होगा। जब मान लो आपने लोकसभा में रखा, सिंपल सी, सबसे पहले जाके आपने लोकसभा में रखा, उसके बाद यहां से जाके राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास होगा, उसके बाद पहुंचता है आपका राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के लिए शक्ति फिक्स कर दी गई है कि अनिवार्य रूप से इस संविधान संशोधन को पारित करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा। नंबर एक बात, इतना क्लियर हो गया। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपसे पूछ सकता है, या मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन कि मुझे बताइए, क्या संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या नहीं? जो आपका संविधान संशोधन होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं, इतना मुझे बताइए। देखिए, कभी भी संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। आपसे पूछ सकता है इनमें से किस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, तो जो संविधान संशोधन होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जाता। अब एक प्रश्न और बनता है, कि जो हमारे जो संविधान संशोधन है, क्या इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? मान लो कि एक संविधान संशोधन हुआ, वो कंप्लीट हो गया, राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दे दिया, अध्यादेश बन गया, क्या आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं? प्रश्न ये बनता है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन होता है उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो सिंपल सी मैं आपको बता दूं, जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए आपका 2015 का एक संविधान संशोधन है 99 संविधान संशोधन 2015 में इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आगे समझ में कि जो 99वां संविधान संशोधन था 2015 में, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, संसद, जो मैंने एक बार आपको फिर बताया, संसद हमारे संविधान के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसे हमारे आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना है। जब आप प्रेमबल पढ़ेंगे, मैंने जो आपको प्रेमबल पढ़ाई है उसको आप पढ़ेंगे तो आधारभूत संरचना का मतलब समझेंगे कि आधारभूत संरचना का मतलब क्या, कुछ वर्ड दे गए, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से आपकी प्रेमबल लिखी गई है। तो आप खुद समझेंगे कि हमारे संविधान का आधारभूत संरचना क्या है। तो आई होप आपको मैंने जो पार्ट 1 पढ़ाया, आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक, ये सारे समझ में आए हो। इसके बावजूद अगर कोई आपका डाउट रह जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसमें आपको फ्री है, कितने भी आपके डाउट हो, 1 2 3 4 जितने भी आपके डाउट बनते हैं वो आप लिखिए। उसके बाद फिर भी आपको ये लगता है कि टॉपिक और क्वेश्चन होने चाहिए इसमें, तो वो जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अगर रह भी जाते हैं तो मैं आपको टेस्ट जो मैं लूंगा, जैसे वो टेस्ट में मैं उनको कवर करा दूंगा। नंबर 2 बात ये कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सारी क्लासेस टाइम टू टाइम, लेवल इनका बढ़ता ही जाएगा। लेवल आप जब आगे बढ़ेंगे तो खुद देखेंगे कि लेवल अप होता जा रहा है डेली। ठीक है, तो पढ़िए, तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।